नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे कैसा होगा लॉकडाउन 4.0 की। जी हाँ, लॉकडाउन 3 खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। रविवार को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, यानी 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 18 तारीख से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन के न्यूज ने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि लॉकडाउन 4 भी होगा और वो हो भी गया। अब लॉकडाउन अगर 4 होगा तो उसमें क्या क्या होगा, ये भी अगर आपको समझना है तो के न्यूज को ही देखना होगा। हम आपको बताएंगे क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, कैसे होगी आपकी जीवन शैली, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो गए आपके ऊपर, ये देखिए। हम आपको इसके लिए एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन अब उसके पहले आपको बता देते हैं सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि बस सेवा शुरू हो जाएगी। जो हॉट स्पॉट नहीं है वहां उसको छोड़ करके बाकी जगह पर बस सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। और इससे पहले एक और खबर आपको बता दें कि अब की बार हॉट स्पॉट को निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के राज्य सरकारें तमाम आरोप लगा रही थी कि कुछ ऐसे जगहों को भी हॉट स्पॉट में रख दिया गया था केंद्र की तरफ से, जहां पर वो चीजें थी नहीं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो राज्यों को इसको पूरा अधिकार दे दे कि वो हॉट स्पॉट को निश्चित करें, और जहां हॉट स्पॉट हो उसको छोड़ करके बाकी जगह पर जीवन को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये पूरी तरह से सामान्य नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें खोलने की कवायद की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है आवागमन का जो साधन है उसमें सबसे बड़ा साधन बस को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ये इंटर स्टेट नहीं होगा, राज्य के अंदर ही होगा। राज्य के बाहर जाने पर आपको परमिशन लेनी होगी, पास बनवाने होंगे। दूसरी बात, हवाई जहाज, हवाई यात्रा खोल दी जाएगी। लोकल यानी कि इंडिया में ही हवाई यात्रा को खोल दिया जाएगा। सब जगह पर नहीं खोला जाएगा, कुछ जगह पर हवाई यात्राओं का आगाज कर दिया जाएगा। 2 बड़ी खबरें ये हैं, और उसके साथ साथ में लेकिन जो चीजें बंद रहेंगी उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं कि मॉल अभी भी बंद रहेंगे, धार्मिक केंद्र पूरे बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, और तमाम जो चीजें जहां पर सोशल गैदरिंग हो सकती है वो बंद रहेंगे। सोशल गैदरिंग की परमिशन कतई नहीं दी जाएगी, वो नहीं की जाएगी। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 2 खास तरीके से आपको देखना होगा। यूपी में अब मास्क ना पहनने पर, मास्क पहन के घर से ना निकलने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये सरकार सोच रही है और अब से कुछ दिन बाद इसका नियम भी बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि मेडिकल स्टोर्स की दुकानें खुली हैं और लोग अपने आप को बता नहीं रहे कि वो कोरोना से संक्रमित है या उनको कोई दिक्कत है। ऐसे में अब दुकानदारों को ये ताकीद किया गया है कि वो जितने भी पेशेंट दवा लेने के लिए आए, सर्दी जुकाम खांसी बुखार के, उनकी लिस्ट बनाएं और शाम को सरकार को सूचित करें, जिससे कि उन लोगों का कोरोना परीक्षण कराया जा सके। तो अब दुकानदारों को बताना होगा कि किसको किसको दिन भर में उन्होंने किसकी दवा दी है, खासकर सर्दी जुकाम खांसी बुखार की। उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि अब ज्यादातर जिलों में इसने अपने पैर पसार लिए हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा खोलने का, अभी होटल की बात करें, होटल खोलने की बात अभी नहीं चल रही है, होटल भी बंद रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको हो सकता है कि रेस्टोरेंट खोल करके होम डिलीवरी इसकी शुरू कर दी जाए। ये एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि लोग परेशान हैं, घर का खाना खा के अभी घर से बाहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक खुशखबरी ये भी हो सकती है कि होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोल दी जाए। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हो सकती हैं देश में। हालांकि दिल्ली में तो मॉल्स को और बाजार को ऑड एंड इवन के तर्ज पर खोलने की रिक्वेस्ट की गई है। तो वहीं
केरल और दिल्ली में मेट्रो चलाने की भी बात की जा रही कि मेट्रो को भी चला दिया जाए। इस पर अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन हमारे पास जो खबरें थी वो खबरें हमने आपसे शेयर की और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस बीच एक खबर और आपको बता दें, एक अच्छी खबर यह है कि जहां देश समेत विश्व में तमाम आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वहीं चाइना ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि एक एंटीबॉडी नहीं बल्कि चार एंटीबॉडी से इस कोरोना का सर्वनाश करेंगे। उन्होंने बता दिया है कि हमने इसकी खोज निकाल ली है और ये 4 एंटीबॉडीज इस कोरोना को समाप्त कर सकते हैं। वो इस तरह से कि 2 एंटीबॉडी उस कोरोना से चिपक जाएंगे और उसके जो स्पाइक्स हैं उस स्पाइक्स को बढ़ने नहीं देंगे, कमजोर कर देंगे, जिससे कि वो मानव के शरीर में और नाक में जिस तरह से चिपक जाता है उसकी क्षमता कम हो जाएगी। इस पर भी अंत में चर्चा करेंगे, लेकिन मेनली हम चर्चा आज यही करेंगे कि लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या राहत आपको मिलेगी। बड़ी राहत आपको मिलने जा रही, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच अब हर कोई लॉकडाउन 3 के खत्म होने और लॉकडाउन 4 का इंतजार कर रहा है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 को नए रंग रूप में जारी रहने की बात कही थी। ऐसे में बड़ा सवाल सबके जहन में है कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, किन चीजों की छूट मिलेगी, कितनी राहत होगी और कितनी सख्ती होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 को लेकर जो संकेत दिए, उसके मुताबिक लॉकडाउन का चौथा चरण अब तक के चरणों में कई मायनों में अलग होगा। इसमें न सिर्फ ज्यादा रियायतें दी जाएंगी, बल्कि राज्यों को भी अधिकार दिया जा सकता है कि वे तय कर सकते हैं कि किस तरह से इस महामारी से पार पाना चाहते हैं। कोरोना लॉकडाउन के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को खोलने की कवायदें भी देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात की पुष्टि जरूर की थी कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं हटने वाला, यानी कोरोना वायरस की वजह से देश लॉकडाउन का चौथा चरण भी देखेगा। हालांकि उन्होंने इस बात का इशारा जरूर कर दिया था कि 18 मई से लगने वाला लॉकडाउन 4 पहले के 3 लॉकडाउन से अलग होगा। नियमों में भी बदलाव होगा। नियमों से जुड़ी जानकारी 18 मई से पहले मिल जाएगी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देश को पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता। यही वजह है कि अब चरणबद्ध तरीके से रियायतें और छूट का दायरा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं, इस बार राज्यों के सुझावों को ज्यादा महत्वता दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मई से लॉकडाउन जारी है। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, जो 24 से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चला। उसके बाद लॉकडाउन का दूसरा चरण 19 दिन का था, जो 3 मई तक चला, और अब तीसरा चरण जो 2 सप्ताह का है, जिसकी मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अब लॉकडाउन 4.0 कैसा रहेगा, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो हमने आपको बताया कि क्या क्या खुलेगा, क्या क्या नहीं खुलेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका और क्या होना चाहिए। ये भी सजेशन हम आपको सरकारें, जो आज अंतिम दिन है, वो राज्य सरकारें अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगी और शाम को इस पर फिर निर्णय किया जाएगा और 17 तारीख तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि 18 से इसका पालन किया जाना है। हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। नीरज जौहर साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, व्यापारी नेता हैं, आपका भी स्वागत है नीरज जौहर जी। और 2 खास मेहमान हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, भूधर नारायण मिश्र कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है आपका। स्वप्निल शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। रुक करेंगे भूधर नारायण मिश्र का। भूधर नारायण मिश्र जी, आज राज्य सरकारों के लिए अंतिम दिन है अपने प्रस्ताव भेजने का। आपकी कई राज्यों में सरकार है, क्या लगता है कि जो हमने बताया कि बस सेवा शुरू कर दी जाएगी, हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी और तमाम चीजें आज चौथे लॉकडाउन में खोल दी जाएंगी, कितना सहमत है आप इससे और क्या होना चाहिए आपकी नजर में?
राज्य सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या किसी और की हो, सभी राज्य सरकारों को हुई व्यवस्था संभालनी है। इसलिए राज्य सरकारों को का जो भी राय हो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ही अपने स्थानीय जिला कलेक्टर के माध्यम से स्थिति पर नियंत्रण करते हैं। केंद्र कोई नीति तो बना सकती है, लेकिन जो काम ज़मीन पे करता है वो ज़िले का कलेक्टर करता है, और उसके अंदर में ज़िले के जितनी सारी प्रशासनिक चीज़ें हैं वो काम आती हैं। चीज़ें खोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिन तक लोगों को बैठाल के रखना मुश्किल है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जीवन चलना भी ज़रूरी है। इसलिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं तो स्थानीय स्तर पर जिस तरह से स्थिति हो उस तरह का निर्णय लेना चाहिए। कहीं अगर स्थिति खराब है, हॉट स्पॉट है या रेड जोन है या ज़्यादा वहाँ संक्रमित हैं, तो ऐसी जगहों पर तो स्थानीय प्रशासन ही निर्णय लेगा, और स्थानीय प्रशासन अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताएगा, मुख्यमंत्री केंद्र को बताएंगे। तो कोई भी राज्य सरकार हो, जनता के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए उसके भविष्य के निर्माण में अपनी उसको भूमिका अदा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे भूधर मिश्र जी। और आपकी बात क्या, आपने जो राज्यों ने प्रस्ताव दिया था उस बात को शायद केंद्र सरकार ने मान लिया है, और लॉकडाउन 4 में ज्यादा आपको अधिकार मिलने जा रहे हैं, यानी कि राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार मिलने जा रहे हैं। हॉट स्पॉट तय करने का अधिकार भी राज्य सरकारों को मिलने जा रहा है, ये तो कर दिया है। आएंगे दोबारा से आपके पास में। स्वप्निल शुक्ला जुड़े हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता है। स्वप्निल जी, जो हमने चीजें गिनाई, राज्य सरकारों को भी बताया कि उनको अधिकार ज्यादा मिलने जा रहा है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए, या ये पर्याप्त है अभी? भाई, राज्य सरकारों के तरफ जो गेंद केंद्र सरकार ने फेंकी है, वो किसी भी हालत में आज की डेट में ये एक दूसरे के साथ मिलके, अधिकतर राज्यों में इनकी सरकारें होने के बाद भी ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वर्तमान में जो जमीनी स्थिति है उसमें गरीब, मजदूर, किसान के साथ साथ हमारा आम व्यापारी, मध्यवर्गीय परिवार का सदस्य, आम व्यापारी, ट्रेडर्स, उसके लिए कोई योजना ये लेके नहीं आ रहे हैं, जिसने इनका आगे बढ़ के पूर्ण समर्थन किया। सामाजिक संस्थाओं ने समाज में निकल के हर गरीब, गुरबे और मजदूर की सहायता करी। अपनी दुकानें बंद करने के बाद, रखने के बाद भी पूर्णतया आदमी को, अपने कर्मचारी को तनख्वाहें दी। इनके बिजली के बिल जो आ रहे हैं, जो निश्चित एक सीमा में निर्धारित कर दी है सरकार ने, उसका वो पेमेंट कर रहा है। उसके बाद भी ट्रेडर्स और आम व्यापारी बुरी तरीके से परेशान है। इसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। जो दोनों सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हो और चाहे वो देश की हो, और आम मध्यवर्गीय परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, आम मध्यवर्गीय परिवार के साथ जो परेशानियां आ रही हैं, उनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वही पुरानी नीति ठीक है स्वप्निल जी, दोबारा से आपके पास आएंगे, दोबारा से आपको जोड़ेंगे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र मैथानी साहब। और हमारे साथ पूर्व पीपीएस सुधीर शर्मा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र मैथानी जी, 14 लॉकडाउन 4 शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार तमाम रियायत देने के मूड में है। राज्य सरकारों को अधिकार देने के कवायद शुरू कर दी गई है कि वो हॉट स्पॉट अपना तय करें। इसके अलावा हवाई सेवा और बस सेवा भी शुरू करने जा रही है सरकार। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें भी खोलने का विचार है, जिससे कि जनजीवन को सामान्य बनाया जा सके। क्या लगता है कि अब जहान को बचाने की शुरुआत कर दी गई है? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा भीषण संकट
जो किसी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव मानव है। हम किसी धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के व्यक्ति हो सकते हैं, किसी जाति वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। जहां एक तरफ पूरा विश्व अपने देश के नागरिकों की जान को बचाने के लिए तड़प रहा हो, अमेरिका जैसा जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है, आर्थिक मजबूत देश है, स्वीकारोक्ति आ रही हो उसको कि 2 लाख लोग मरेंगे, ऐसी स्वीकारोक्ति आई, तो ऐसे देश के आगे जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए नहीं दूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, इसलिए दूंगा कि इस देश का एक नागरिक हूं, और उन्होंने लॉकडाउन में अपील करके, और धन्यवाद दूंगा पूरे देश के नागरिकों का जिन्होंने उस बात को मान करके सीमित संसाधन, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि देश में सीमित संसाधन के बाद भी इस कोरोना जैसे युद्ध को जीतने में आप सबका सहयोग चाहिए, और उस सहयोग के आधार पर ही इस कोरोना से हम लोग जीत सकते हैं। अब उसका दूसरा पहलू, जब मैं आया तो यहाँ चर्चा हो रही थी, दूसरा पहलू जो उसका होता है कि हम सब लोगों की भी, जैसा अभी भूधर जी चिंता कर रहे थे, कि हम सब लोगों की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति का समय फिर आगे आएगा, फिर हम लोग कर लेंगे, सवाल जवाब तब कर लेंगे। इस समय प्रत्येक नागरिक के मनोबल को बढ़ाने का समय है, और अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो रही है तो हमें अपने एंड से उसको उठा करके ठीक भी करने की और सुझाव दे करके भी ठीक कराने की भी आवश्यकता है। ऐसे नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब सारी बातों को, लोगों के सुझाव को सुनते हुए, अपने को समर्पित करते हुए लोगों के लिए इस सीमित संसाधन में अगर जान बचाने का काम कर रहे हैं, और अपनी सरकार के माध्यम से तमाम जरूरत की चीज़ों को, राशन का खजाना आपने देखा होगा इस भारत के आज़ाद इतिहास में कभी भी किसी सरकार के द्वारा, मैं कोई ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा, हमारी भी सरकारें पीछे रही हैं, किसी भी सरकार के द्वारा आज तक इतना राशन का खजाने को जरूरतमंद गरीबों के लिए खोलने का काम कभी नहीं हुआ। आप इतनी योजनाएं, जितना इस पीरियड में जो इतना बड़ा उन्होंने पैकेज 20 लाख का दिया, ऐसा पहले कभी नहीं दिया गया। महामारी पहले भी आई है, तमाम तरह की आई है, हम ये देश तमाम बार तमाम महामारियों का शिकार हुआ है। और सबसे बड़ी बात अगर आप उठा करके देख लीजिए तो मोदी जी की एक वॉइस में लोगों ने उनकी बात को माना, लोग उनको अपना नेता मानते हैं, तभी किसी भी बल की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी, और लोगों ने मोदी जी के साथ मिलकर के इस कोरोना को जीतने में अपना साथ दिया है। बिल्कुल ठीक करें, आएंगे दोबारा से आपके बात में, बने रहिए। तो नीरज जौहर साहब का रुख करेंगे। नीरज जौहर साहब, दुकानें भी खोलने की बात की जा रही है कि कुछ दुकानें भी खोल दी जाए जिससे कि राहत मिल जाए, परेशान है व्यापारी भी, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोरोना से, इस भयानक बीमारी से जिस तरह से जूझ रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की नागरिक भी जूझ रहा है, व्यापारी भी जूझ रहा है। और मैं व्यापारी समाज का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से सरकार का, देश की सरकार का और प्रदेश की सरकार का साथ दिया है, वो आगे कई वर्षों तक याद रखा जाएगा, और सरकार को भी उसको याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके, लॉकडाउन का पूरा पालन करके, और जरूरत खाद्य सामग्री और जरूरत आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें खोलकर, जान की बाजी लगाकर जिस तरीके से व्यापारी कर रहा है, वो बहुत ही बधाई का पात्र है। हालांकि सरकार को उनके लिए भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि जिस तरीके से उन्होंने शुरू में दुकानें खोली है, जब भयावह स्थिति थी तो उन्होंने दुकानें खोल के किया, तो उनके लिए कोई भी मेडिकल क्लेम या किसी भी तरीके का इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं किया गया। व्यापारियों की चिंता तो सरकार को अब करनी पड़ेगी। ये ठीक बात, लेकिन अब करना क्या चाहिए? लॉकडाउन 4 में आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए दुकानें खोलने? देखिए, हम लोग अब चाहेंगे कि हालांकि स्थिति अभी भी भयावह है, आज भी जब व्यापारी दुकान खोलेगा तो उसको बहुत ही विकट स्थिति में अपनी जान पर खेल के ही व्यापार को करना है, अपने को बचाना है। तो सरकार से अब हम लोग अनुरोध यही करेंगे, क्रमवार एक एक तरीके से दुकानों को खुलवाएं, अलग अलग तरीके से ऑड इवन के तरीका अपनाएं, जिससे कि प्रदेश के एक एक व्यापारी को व्यापार करने का मौका मिले, और साथ में प्रदेश सरकार को भी राजस्व मिले, और हम लोग इस पूरे, मतलब आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के पैटर्न पर चले? दिल्ली में भी ऑड इवन की बात की जा रही है कि वहां पर ऑड इवन की तरह से मार्केट और वो
सारी चीजें खोल जी दीजिए। ठीक है, आएंगे क्योंकि आपके पास। धीरे जी, धीरे सामान्य ठीक। स्थिति लाने के लिए ये तरीका अपनाना बहुत जरूरी ठीक है। है, ठीक है, आएंगे। सैनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हम लोग ये कोरोना क्राइसिस की लड़ाई बहुत ही अच्छे से गंभीरतापूर्वक और सफलतापूर्वक लड़ते चले आ रहे हैं, और जिस हिसाब से संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई जिसकी आशंका थी, तो इसको सफलता का एक अपना पर्याय मानते हैं, और इसी को कंटिन्यू रखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। लॉकडाउन 4 के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकेत भी किया कि बिल्कुल नए किस्म का होगा, उसकी ज़रूरत भी है। और अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से ढील देते चल रहे हैं हम हर लॉकडाउन में, उससे लोग भी सचेत हो चुके हैं। जो सेंसिटाइजेशन होना था लोगों के बीच में वो हो चुका है, लोग खुद अवेयर हो गए हैं। कुछ लोग जरूर भावावेश में आकर के गलती कर जा रहे हैं। नहीं, जो चीजें हमने गिनाई वो वही होंगी या कुछ और ज्यादा फेरबदल जो होगा? आपने कही मोटे तौर पर तो वही होनी है जी, क्योंकि आपने वो सारी प्रमुख बातें रख दी हैं जो आवश्यक भी है और जो सरकार के विचार में चल भी रहा है। एयरपोर्ट खुलेंगे, बस का आवागमन खुलेगा, दुकानों का चरणबद्ध तरीके से ओपनिंग होगी, और लोग मास्क लगा करके और पूरे 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए चलेंगे। ये सब होगा, और ऑफिसेस खुली गए हैं जी, बैंक भी काम कर रहे हैं, बहुत कायदे से लगातार करते आ रहे हैं, वो लोग खुद भी जान करके ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ गई, जैसे इस समय डिजिटल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इसको तो जरूर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन करके हाँ, इस तरीके ऑड इवन ही करके मोबाइल की दुकानों को भी इसके खोलना जरूर चाहिए। खोल दें, हाँ। ठीक है, पूर्व पीपीएस साहब सुधीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी, जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, करीब करीब 4000 केस पर डे निकल रहे हैं, आज भी 3900 कुछ केस सामने आए हैं, क्या लगता है कि आसान नहीं होगा सरकार के लिए इतना बड़ा निर्णय ले पाना? प्रदीप जी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि एक्चुअली अब वो समय आया है जी, जब हम कोरोना की सही स्थिति का आंकलन कर पा रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन 1, 2, 3 में उन लोगों के लॉकडाउन था कि जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते थे। और ये संक्रमण फैलता है मास में जी, जैसे बॉम्बे में जहां लेबर क्लास हमारा रहता है, एक एक खोली में दिन की पाली में अलग लोग सोते थे, रात की पाली में अलग लोग सोते थे। अब उस खोली में जरा 20 लोग सो रहे हैं, संक्रमण क्यों नहीं फैलेगा? संक्रमण जहां पे गंदगी होगी, जहां पे दूरी कम होगी, वहीं फैलेगा। और अब वक्त, जैसा आपने कहा कि वक्त ये आया है कि हम ज्यादा समय तक सोते हुए भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है, देश चलना है, और देश को जगाना भी है, और देश को चलाना भी है। और बिल्कुल। सरकार चाहे कितने प्रयास करें, हम फिर एक बात कहेंगे, सरकार के सारे प्रयास तभी सफल होंगे जब हम जागरूक होंगे। हम आज की तारीख में इतने परेशान हो चुके अपनी जिंदगी से कि आंख बंद करके बच्चे को, अभी हमने एक वीडियो देखा कि बच्चे को अटैची के ऊपर व्हील अटैची बैठा के बात सीख रही है। मतलब उसको इतना भी पेशेंस नहीं हो रहा है कि हम 2 दिन 4 दिन रुक लें, बच्चा उसी का बच्चा है, भूख से मर सकता है, लू से मर सकता है, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो। इसके लिए अवेयर करने सरकार को कार्यक्रम कराने की जरूरत है कि भाई आप जहां पे रहो सुरक्षित रहो, मत निकलो, मत निकलो। नहीं, लेकिन मुश्किल यह है कि ना सुधीर जी, कैसे ना रुके, कैसे 45-50 दिन होने को जा रहा है, कब तक आदमी घर पे रहेगा? और ये अलग बात है कि कुछ गाड़ियां चल चुकी हैं, उसमें भी राजनीति हो रही है कि कुछ राज्यों ने गाड़ी मंगाई, कुछ राज्यों ने गाड़ी नहीं मंगाई। राजनीति यहाँ का परम धर्म है। मैं सुरेंद्र मैथानी जी का रुख करेंगे। सुरेंद्र मैथानी जी, ये जो अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अच्छे नियम, कायदे कानून बनाने की बात कही है। नियम 1 कि अब जो घर से नहीं निकलेगा और घर से मास्क पहन करके नहीं निकलेगा, उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये कानून बनने जा रहा है, अभी सिर्फ प्रस्ताव है जी। दूसरा ये कि अब से, आज से सारी मेडिकल की शॉप्स उन मरीजों का विवरण सरकार के पास भेजेंगी जो सर्दी जुकाम बुखार की दवा लेंगे, क्योंकि लोग अपने आप को आगे आकर बता नहीं रहे। तो ये एक अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश की। जी प्रदीप जी, मैं तो पहले आपको और KTV चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ठीक प्रकार की स्टडी और एनालिसिस आपके पास है, जिसके आधार पर आप ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात हम सब लोग कर रहे हैं, हम सब समाज की चिंता कर रहे हैं, इसमें कहीं राजनीति नहीं हो रही है और ना होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा विषय है, आपके यहाँ डिबेट बहुत अच्छी हो रही है, तमाम डिबेटों में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी शोर डिबेट हो रही है जिससे लोगों को पसंद आ रही होगी। देखिए, 2 प्रकार की बातें, अभी मैं सुधीर जी की बात से सहमत हूँ। एक पार्ट है गवर्नमेंट का, बाई फोर्स, बाई जुर्माना सारी चीज़ें ठीक चल जाएं, ऐसा नहीं होता है।
वो एक नियम बना रही है, हमारी सरकार नियम बना रही है, लेकिन फॉलो किसको करना है? फॉलो हमको, आपको, सबको करना है। अवेयरनेस दोनों तरफ चाहिए। सरकार ने एक व्यवस्था आपको दे दी, लाइफ आपको कैसे जीनी है, नेचर ऑफ वर्क अब कैसा होना चाहिए, ये सरकार ने आपको बता दिया, ये प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया। लेकिन अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से अपनी लाइफ को जिए। सरकार कब तक छाता लेकर के हमारे सर पर खड़ी रहेगी कि हमें आपको बचाना है, लेकिन अब हमको भी कैसी लाइफ जीनी, कैसे बचना है, जिस प्रकार से अब लोगों का निकलना होगा। ये संभावनाएं जो समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में एनालिसिस के आधार पर आ रहा है कि ये कोरोना और फैलेगा, तो ऐसे में हमको अपनी जान बचाना, हमें अपनी वर्किंग स्टाइल को देखना कि हमने इस 50 दिनों में हमने देखा है कि हमने किस प्रकार की लाइफ को जिया है, हमको उसी तरह अपने को बचा करके रखना है, मास्क पहनना है, एहतियात को बरतना है, लोगों को एक दूसरे से कैसे मिलना जुलना, कैसे हमें अपनी वर्किंग स्टाइल करना, इसका ध्यान अब हमको रखना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना से जब हम ही स्वयं बचेंगे तभी हम अपना परिवार और अपना देश बचा पाएंगे। सरकार उसके लिए नियम देती रहेगी, सुविधा देती रहेगी। आर्थिक युग है, भारत भी पिछड़े ना। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, एक तरफ वो कोरोना को लेकर के कहां कितनी महामारी फैल रही है उस पर अगर नियंत्रित कर रहे हैं, तो अपने पूरे लाइफ टाइम का दूसरा पार्ट वो इस पर भी लगा रहे हैं कि दूसरा देश, दूसरे विश्व के देश आर्थिक कहीं आगे बढ़ करके भारत उसमें पिछड़ ना जाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत पिछड़ गए इस 50 दिनों में, और इसको कवर भी करना कैसे, उसके लिए सारी योजनाएं देना। सब बात ठीक है, प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब बात धरातल पर खरी उतरने की होती है, जो अधिकारीगण इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां कहीं दिक्कत आ रही है। इसको कैसे आप सही करेंगे? वो हर स्तर पर, लोग अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। मैं प्रदीप जी आपकी बात से सहमत हूं। कल बैठ करके हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी सारे अधिकारियों के साथ और हम लोगों के साथ एक वीडियो चैट पे कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, उसमें भी ये बात निकल करके आई थी। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। अब वो भी सब एक पार्ट होता है कि हमें लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हमारा भी तो कोई नैतिक कर्तव्य है कि हम घरों पर रहे ना भाई, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार निकले। ठीक है सुरेंद्र मैथानी जी, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। 80 करोड़ लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे? नहीं, भरोसा, जो लोग बिना भरोसे के बाहर सड़क पर निकल चुके हैं अपने घर जाने के लिए। देखिए प्रदीप जी, इसीलिए कि ये आपकी डिबेट जितने लोग सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर मैसेज जा रहा होगा कि हमको अपनी भी लाइफ को बचाना है। तो इसलिए हमारे अंदर भी अवेयरनेस रहे, लोगों के अंदर भी अवेयरनेस रहे, और सरकार भी आपको सपोर्ट करे, तब देश फिर से ठीक प्रकार से खड़ा हो जाएगा। मैं इनकी अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन जब आदमी 50 दिन से एक जगह फंसा रहेगा तो वो अवेयरनेस और सब खत्म हो जाती है। तब तो उसको लगता है किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाए। स्वाभाविक है। आप अंदाजा लगाइए सुरेंद्र मैथानी जी, मैं लगा सकता हूं। महिला सड़क पर बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद दोबारा से चलना शुरू कर देती है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, बिना किसी मेडिकल असिस्टेंट के। हाँ, मैं इसके लिए आपकी बात से पूरा सहमत हूं, और इसमें पूरे भारत के नागरिकों का, वो किसी दल का हो सकता है, लेकिन उनकी संवेदनाएं अन्य देशों की तुलना में ज्यादा हैं। उतने ही ज्यादा लोग सहयोग करने के लिए भी निकल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको कोई भोजन दे रहा है, कोई उनकी मेडिकल की व्यवस्था कर रहा है, कोई पैरों में चप्पल दे रहा है, सरकार भी कर रही है, तो लोग भी कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। टीवी चैनल पे जितने लोग बैठे हैं, मैं इनके सारे चेहरों को जानता हूं, ये भी सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसे हम भी अपने काम को कर रहे हैं, वो भी अपने काम को कर रहे हैं। उनकी अपनी परिस्थिति है, हमारी अपनी परिस्थिति है। हमारा बच्चा इसलिए परेशान है कि मेरे पिताजी बाहर जा रहे हैं, हमारी चिंता अपने प्रकार की है कि हमें समाज का ध्यान रखना है। सबकी चिंताएं अपने अपने प्रकार की हैं, लेकिन उसी बीच में हमें उनको भी अवेयरनेस करके उनकी भी रक्षा करनी है। सरकार भी रक्षा कर रही है, हम भी रक्षा करेंगे, उनको भी समझाना, उनकी मदद भी करनी है, और इस संकट से हमको उभरना भी है। भरोसा दिलाना पड़ेगा, भरोसा भी दिलाना है हमको। इसीलिए उनके खाने पीने, रोजगार की भी पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाया जाएगा। इसीलिए पहुंचाया भी जब होगा तभी वो लोग रुकेंगे। इसीलिए लगातार दोबारा से लगातार वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ठीक है सर, आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और बड़ी बात यही है कि लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनमें अवेयरनेस तो है, उनको पता है कि वो मौत को गले लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि हम मरे, सड़क पर मरे या जहां रहें वहां मरे, इससे बेहतर है कि हम अपने घर जाकर के मरे, अपने परिवार वालों के सामने जाकर के मरे। ये उनकी अपनी सोच है, इस सोच को हमें बदलना होगा, उनको भरोसा दिलाना होगा कि नहीं, वो जीवित रहेंगे और आज नहीं तो कल वो अपने परिवार के साथ मिलकर के खुशियां मनाएंगे। कोरोना हमेशा के लिए नहीं है, हमने तमाम वायरसों को मात दिया है
और इसलिए और इस पर भी बात चल रही है कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना को मात दिया जाए। ये भरोसा उनको देना पड़ेगा, तभी ये जो अफरा तफरी का माहौल है वो रुकेगा और इसमें सारे लोगों को मिल बांटकर काम करना पड़ेगा। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो मजदूर अप्रवासी मजदूर सड़क पर निकल चुके हैं उनका विश्वास जीतना होगा। उनको सिर्फ ये कह देने मात्र से काम नहीं हुआ कि उनके लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि जब तक उनको ये विश्वास नहीं होगा तब तक वो यूं ही घर के लिए निकलते चले जाएंगे। भूधर नारायण मिश्र जी का रुख करेंगे। भूधर नारायण जी, उत्तर प्रदेश की सरकार 2 नियम बनाने जा रही है। एक तो ये कि अगर आप बिना मास्क के घर से निकलेंगे, सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, और दूसरा ये कि अब आज के बाद सारी जितनी दवाई की दुकान है, मेडिकल शॉप्स में जो भी दवाई परचेस करने जाएगा उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। मुझे लगता है आप इसकी तारीफ करेंगे। नहीं, ये प्रिवेंटिव कदम है, रोकथाम के कदम है, इनकी सभी तारीफ करेंगे। लेकिन जो आपने अभी चर्चा की कि क्या हालत है देश की, कितना मजदूर सड़कों पे है, कहाँ से कहाँ को जा रहा है। भारत सरकार ने, राज्यों ने भी व्यवस्था की, कुछ ट्रेनें चलाई, लेकिन वो इतनी कम है कि इतना मजदूर सड़कों पे हमने तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस हाल में चला, और आपने बताया कि प्रेग्नेंट लेडी, बच्चा हुआ, इसके बाद फिर चली, तो कहीं न कहीं से भगवान भी मदद कर रहा है ऐसे लोगों की। लेकिन हमारा फर्ज भी है कि हम उनकी तरफ जरूर देखें जो हमारे देश के मजदूर हैं और जो हमारे देश भगवान मदद नहीं कर रहा है, ये उनका जीवटपन है। हाँ, जीवटपन ही है, और उनके जीवटपन से ही वो जिंदा हैं। उनके उस जीवटपन से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, और हम कल्पना करते हैं कहीं ये स्थिति मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूं। सही बात बता रहा हूं। मैं घर में बैठा था, मैं वाइफ से कह रहा था कि भगवान न करे ये स्थिति मेरे सामने आ जाए, तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे। जवाब देने की स्थिति ये भी बता दीजिए, कोई नहीं है। आप जरा भूधर नारायण जी, आप जरा ये भी बता दीजिए कि राजनीति छोड़ करके कि आप लोग सब मिल बांट कर। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं श्रीमान जी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का कोई नेता हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं। मैं सीधा नागरिक हूं, और देश के प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का और सारे मुख्यमंत्रियों का मैं दिल से सम्मान करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इस समय कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि जो पूरे देश की जनता देख रही है किस तरह से गरीब मजदूर, चाहे सपा हो चाहे दूसरी पार्टियां कोई हो, सबको आगे बढ़ करके इस समय राजनीति बंद करके इनकी मदद करनी चाहिए। आप देखिए कि मेरा राजनीति से, मैंने कोई राजनीति की बात ही नहीं करी। मेरा तो सिर्फ ये हालात का तस्करा जो आपने किया है उसको मैंने भी घर पे देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है, उसकी बात कर रहा हूं। अखबारों में भी पढ़ा है। वो देख के कोई भी समान आज देश का आदमी बिना उसका हृदय द्रवित हुए नहीं रह सकता है।
किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ है। ठीक बात। और तीसरे व्यापारी भाई, व्यापारी भाई भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, और सबको अपने जीवन की सुरक्षा के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य की। कोरोना ने सबको घर में सीमित कर दिया है, सारा देश परेशान है। सभी लॉकडाउन में, हम खुद लॉकडाउन में आएंगे आपके पास। आज 50 दिन बाद आपके पास आए, हम नहीं निकले। जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकले। हमने ना कहीं किसी से कहा कि हम आप भी परेशान है, सब परेशान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हालात हमारे मुल्क के हैं, पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हम फ्लाइट चला दें, हम बसें चला दें, हम इसके साथ साथ फ्लाइट बसें चला दें और सुरक्षा भी रखें, हम दुकानें भी खोल दें अल्टरनेट, उस पर एक छोड़ के एक, उनकी भी सुरक्षा रखें। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जीवन की सुरक्षा सबसे प्रथम है। और जीवन की सुरक्षा के दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, प्रदेश सरकारें उठा रही हैं, किसी की सरकार हो, किसी पार्टी की हो, किसी जाति धर्म का हो, इससे कोई मतलब आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वप्निल शुक्ल जी, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है इस समय, राजनीति छोड़ करके उसको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए? जी स्वप्निल जी, नहीं, ये आपकी अच्छी बात है स्वप्निल जी कि आप सभी की चिंता कर रहे हैं, और मेरी चिंता ये है कि देश में इस समय राजनीति ना हो बल्कि धरातल पर काम हो। हमारे विधायक जी वरिष्ठ व्यापारी देखा रहे हैं, व्यापार मंडल के से आगे निकल के आ रहे हैं और विधायक बने हैं। हम इनको इनके भविष्य की आगे और कामों को देखें, ये बताए कि आप वो व्यापारी जो इस समय परेशान है, जिसको EMI का ख्याल देना है, जिसको बिजली का बिल देना है, जिसको अपनी दुकानों का किराया देना है, जिसको अपने कर्मचारी की तनख्वाह देनी है, उसके लिए आपातकालीन स्थितियों में सरकार हो, उसमें कोई योजना लागू की है क्या? आप ट्रेडर्स के बारे में कोई सुविधा? आवाज कुछ प्रदीप जी, आवाज कुछ गड़बड़ आ रही है। दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे जी। हाँ, आवाज कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, तकनीकी प्रॉब्लम है। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे उसको देखें। नीरज जौहर जी का रुख करेंगे। नीरज जौहर जी, सुरेंद्र मैथानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए विधायक हैं, वो आपकी बात शासन तक भी पहुंचाते हैं, वैसे भी के न्यूज सीधा देखा जाता है मुख्यमंत्री तक। आप जो ऑड इवन करके दुकान खोलने का प्रस्ताव है, इसके साथ साथ में होम डिलीवरी का प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव ये पर्याप्त है या और भी आप कुछ चाहते हैं? देखिए, हम लोग सरकार से पहले भी एक अपनी मांग का प्रस्ताव भेज चुके हैं और हमारी जूम मीटिंग के थ्रू हमारी सरकार के मंत्रियों के साथ भी बहुत सी बैठकें हुई हैं। हम लोग ने उसमें भी बहुत सारे सुझाव दिए थे। उसमें हम दुकान खोलने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है और किस तरीके से सुविधाएं हम लोगों को व्यापारियों को चाहिए और व्यापारी किस तरीके से ग्राहकों की और अपनी सुरक्षा करते हुए व्यापार करेगा, इस सब चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में माननीय विधायक जी से मैं ये जरूर अनुरोध करूंगा कि जो चौथा चरण शुरू हो रहा है, इसमें सभी क्षेत्र के व्यापारियों को पूर्ण रूप से मौका दिए जाने का प्रावधान किया जाए। इसमें भी कोई भी व्यापारी अछूता ना रहे, क्योंकि वो 50 दिन के अंदर इधर टूट चुका है और उसका बहुत नुकसान हो चुका है। लाखों करोड़ों रुपए का माल दुकान के अंदर बंद है, किसी का माल एक्सपायर हो रहा है, किसी की डेट एक्सपायर हो रही है। तो इस बार आपको सबको मौका देना चाहिए। और रही जहाँ व्यापारियों की सरकार द्वारा मदद की बात, तो अभी तक ऐसी कोई व्यापारी
मदद की बात सरकार द्वारा नहीं आई है। हम लोग बिजली की छूट की बात बहुत दिनों से कह रहे हैं और भी तमाम हमारी मांगे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान एक बड़ी व्यापार की समस्या तरफ थी, नहीं गया। एक बड़ी समस्या आपने शायद यहाँ जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ कि जिस तरह से बड़ी कंपनियों को होम डिलीवरी की बात कह दी गई थी, एसेंशियल कमोडिटीज के अलावा नॉन एसेंशियल एसेट भी, उससे भी व्यापारी काफी नाराज था कि उनकी दुकानें खुली नहीं है लेकिन ऑनलाइन सेलिंग शुरू हो गई है। नहीं, मैं इस विषय पे उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने रेड जोन एरिया में ऑनलाइन कंपनियों को छूट नहीं दी डिलीवरी कराने के लिए। मैं और बल्कि हम लोग लोकल लेवल पे सरकार को ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश और देश का व्यापारी अब ये तैयार हो गया है कि अब हम खुद दुकान के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहक को देने जा रहे हैं और लगभग सभी व्यापारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से व्यापारी तक, कस्टमर तक हम लोग ये सूचना दे चुके हैं। ठीक है। अब सुरेंद्र मैथानी जी, दिक्कत ये है कि सारा व्यापार जगत 50 दिन से बैठा हुआ है, करीब 50 दिन से। अब उनकी ये मांग है कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है ऑड इवन एक बेस्ट वे हो सकता है, क्योंकि एक दिन एक व्यापारी खोले, दूसरे दिन दूसरा व्यापारी खोले। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नीरज जी की बात से मैं अपने को संबद्ध करता हूं। मैं भी, चूंकि स्वप्निल जी बता रहे थे, मैंने काफ़ी लंबे समय व्यापारिक राजनीति, आज भी कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूं। मैं जानता हूं व्यापारियों की तकलीफ को लेकर के लंबे लंबे संघर्ष मैंने व्यापारियों के साथ मिलकर कानपुर में किए हैं। मैं उनकी तकलीफ़ों को जानता हूं, क्योंकि ये सामान्य समय नहीं, लेकिन मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि किस प्रकार से वो चौतरफा ध्यान रखते हुए, निश्चित रूप से आज के जो आपके विषय आएंगे मैं भी संज्ञान दूंगा और वो भी संज्ञान अपने आप लेकर के, चूंकि स्वयं में वो इतने जागरूक है कि कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहता है। वो प्रत्येक क्षेत्र की और प्रत्येक, जब भी उनकी बात आप सुनेंगे, कभी उन्होंने किसी भी एक विशेष क्षेत्र की बात नहीं करी। आप उनका पूरा अभी तक का मुख्यमंत्रित्व काल को उठा करके देख लीजिए। उन्होंने 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा के संकल्प के साथ अपनी सरकार को समर्पित किया है। व्यापारियों की भी ये जेन्युइन मांग है। और जैसा अभी नीरज जी ने कहा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार इस बात के धन्यवाद के पात्र है कि अभी तक ऑनलाइन कंपनियों को जो केवल निवेश करके और यहाँ के व्यापार को बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं, उनको होम डिलीवरी की इजाज़त नहीं मिली है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी हम सब लोग तैयार हैं। मैं जानता हूँ बहुत व्यापारी लीडर्स से मेरी और बहुत व्यापारियों से लगातार बातचीत होती रहती है। मेरे भी क्षेत्र में काफ़ी व्यापारी, बड़ी संख्या में व्यापारियों का निवास भी है और व्यापारी प्रतिष्ठान भी हैं, और जो उनसे बात होती है वो वास्तव में इस प्रकार के लिए तैयार है। वो दो चीज़ के लिए तैयार हैं। एक तो वो तैयार है कि वो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करेंगे, एहतियात का पालन करेंगे, और ये समझदार वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, ये जानता है कि किस प्रकार से हमको कोरोना से स्वयं को भी बचना है और अपने उपभोक्ताओं को भी बचाना है। तो इस श्रेणी में ये भी आगे आएंगे। और दूसरा, होम डिलीवरी वाले सिस्टम को डेवलप, जैसा मैंने कहा था कि नेचर ऑफ वर्क हमको अब चेंज करना पड़ेगा, उस नेचर ऑफ वर्क के चेंज की दिशा में इनका आज ये बयान व्यापारियों के लिए भी, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी उत्साहपूर्वक है। और योगी जी इसको पूरा करेंगे, क्योंकि उनका जिस प्रकार से कार्यशैली है, मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उनके इस कालखंड को याद रखेगी। ठीक है सरन जी, क्या लगता है कि व्यापारी वर्ग के साथ साथ में रेस्टोरेंट को भी खोल देना चाहिए, और जो हम बात कर रहे हैं कि चाहे ऑड एंड इवन के तौर पर ही खोले और होम डिलीवरी का भी ऐलान कर दिया जाए, ये भी कहीं ना कहीं कंसीडर में है केंद्र सरकार के, क्या कहें? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खोला जा सकता है, लेकिन पूरे प्रतिबंध और पूरे प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि उसमें आप कोई चीज़ इनटेक करते हैं बिल्कुल अंदर के लिए। और अभी तक जिस तरह से सामान्य रूप में चलता था, किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के किचन में चले जाइए तो उसका बहुत मानक के अनुरूप पालन नहीं होता था, क्योंकि बाहर पक के आने के बाद तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर खाने में दिक्कत है। तो ऐसे में जहाँ पर कोरोना वायरस जैसी ये प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो ये रिस्क लेना आत्मघाती होगा। तो बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ सीमित संख्या में जगह जगह पर, ताकि कोई भूखा भी ना रहे। बहुत से लोग हैं जो घरों में खाना नहीं बनाते हैं, या जो लोग घर से बाहर अभी भी कहीं नौकरी, नहीं, हमें दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। हमें व्यापारियों के भी सोचना पड़ेगा, इन रेस्टोरेंट मालिकों के भी बारे में सोचना पड़ेगा, जिनका कारोबार पिछले करीब 48 दिन से बंद पड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कारोबार जान की कीमत पर तो नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं, चाहे बैंक हो, चाहे कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, ये सब इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा। अभी मैं एक बैंक से होके आ रहा हूँ,
और वहाँ पर मेरा मोबाइल लिया, उससे कुछ किया, फिर दूसरे का मोबाइल लिया, उससे किया, फिर तीसरे से बात कर हाँ, संभव नहीं है, इतना आसान मतलब नहीं है, बिल्कुल। जबकि वो बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही कोऑपरेटिव, वो पूरा एकदम मास्क वगैरह लगाए हैं, और एकदम बहुत क्वालिफाइड भी है जी। उसके बावजूद की हाल है। और अगर आप सब्जी की दुकान पे चले जाइए या इवन मेडिकल स्टोर पे आप चले जाइए, आवाज आपको आ रही है? उनको दूरी तो कर दी है, लेकिन पैसे ले रहे हैं और पकड़ा रहे हैं, सामान ये लीजिए, आपस में एकदम मिले जुले हैं। उनके पास जो माल आकर के रखा हुआ है, कोई सैनिटाइज नहीं किया गया उसको जी, तो खतरे हैं। बहुत प्रतिबद्धता, बहुत सजगता हाँ, के साथ ये बात ठीक है, अगर हम बहुत प्रतिबद्धता के साथ में हमको खोलना होगा। हालांकि लेकिन लॉकडाउन खोलना भी है, क्योंकि बिना लॉकडाउन खोले, लॉकडाउन 4 तो रहेगा, लेकिन थोड़ा खोलना भी, उसको रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा। सुधीर जी का रुख है। सुधीर जी, दोनों चीजें जरूरी है, में जान भी बचाना जरूरी है, जहान भी बचाना जरूरी है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, कैसे बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में भी उतनी समझ नहीं है, और कितनी चीजों में अपने आप को कंट्रोल किया जाए, मोबाइल दूसरे को ना दें, बहुत मुश्किल है इस कोरोना से निपट पाना ऐसी घड़ी में। जी देखिए, आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे, एक बीमारी फैली थी आंखों की, जी, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं कि आंखों में के लोग, आंखों में मतलब आंखें लाल, तुमको भी, तुम्हारी भी आंखें लाल हो जाएंगी। वही वक्त फिर आ गया है कि हर व्यक्ति संदिग्ध है कि इसको कोरोना, आपको भी कोरोना हो सकता है। अगर हमको जिंदा रहना है, अगर हम अपनी सुरक्षित चाहते हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षा मानक के उपाय का ग्रहण करेंगे। गवर्नमेंट ने नियम बनाया, सड़क पे चलना है तो हेलमेट लगाओ तो सुरक्षित रहोगे। हम नहीं लगाते, हम ना लगाने में भी स्थान समझते हैं। जब एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 20 लाख का जुर्माना के लिए गवर्नमेंट क्लेम करते हैं, हमारा बेटा मर गया, वो 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। तो हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अपने साथ साथ कहते नहीं है 1 to 1, अगर हम सारे हिंदुस्तानी एक प्रतिज्ञा कर ले कि हम अपनी जिंदगी में खाली एक आदमी को, यानी 100 आदमी को, अगर एक आदमी को आपने जगह दिया तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। अगर एक आदमी कोरोना से बचने के लिए आपने प्रेरित कर दिया कि नहीं तुम ऐसा करो, कोरोना से तुम मुक्त हो जाओगे, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल है। मतलब हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय जी नहीं साथ। सुरेंद्र मैथानी जी, आपके पास आऊंगा और हम फिर से उन्हीं सड़क पर चल रहे अप्रवासी मजदूरों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, मुआवजा भी दे दिया, देश की पहली सरकार है जिसने 300 ट्रेनें चला दी और मुआवजा भी दे दिया, लेकिन उनके बावजूद सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए और क्या रणनीति बना रहे हैं आप? हाँ देखिए, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन सुधीर जी ने एक बहुत अच्छे बिंदु की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। देखिए, हमको चारों तरफ सभी लोगों को अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। हम अगर किसी वर्ग विशेष की बात करें तो वर्ग विशेष में भी हमारे मुस्लिम भाई हैं हमारे साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब इस देश में भाई भाई के नाते से जाने जाते हैं, लेकिन उस समाज के लोगों में भी जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको भी आगे आना चाहिए। मुझे सुधीर जी की बात से ध्यान आया कि उनको भी आगे आकर के उस समाज में भी अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि जान उनकी भी है। मैथानी साहब, दिक्कत यह है कि पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा गड़बड़ करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, वो जब ये कहते हैं कि मस्जिद में आपकी मृत्यु होगी तो आप सीधे जन्नत जाएंगे, 72 हूरें आपका इंतजार कर रही होंगी, तो दिक्कत वहां हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि बाकी शेष जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। किसी भी समाज धर्म जाति के हो सकते हैं हम, लेकिन विशेष प्रबुद्ध लोगों को आगे आना चाहिए और अपने उन लोगों को समझा करके कि जान तुम्हारी भी कीमती है, ब्लड तुम्हारा भी लाल है, तो इसलिए अपनी जान को बचा के रखो, इस पर भी रहना चाहिए। दूसरा बात जो विशेष आपने कहा कि जो इस समय सड़क पर, उनको सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। उनको भरोसा कैसे मिलेगा? उस भरोसे को जीतने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वो भरोसे को जीतने के लिए सरकार भी उनको बार बार मेडिकल टीम जा रही है, पुलिस जा रही है, उनको सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थाएं दे रही है, लेकिन अब कौन लोग हैं वो ये भी कुछ चिन्हित करके, इसीलिए मैंने कहा कि ये काम उन्हीं के प्रबुद्ध वर्ग के लोग कर सकते हैं कि उनको चिन्हित करें और उनको समझाएं। सभी को दंड देने की बात मैं नहीं कह रहा, समझाएं कि भाई देखो तुम्हारे लिए ये वो है और तुम्हारी जान की चिंता है, तुम्हारे लिए ये मेडिकल टीम आई है, तो इस पर तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करो, क्योंकि जब वो सफर करता है तो फिर वो मैसेज आगे नहीं दे पाता। वो बात जी, तो वो आगे नहीं फिर मैसेज दे पाता है। ये बात ठीक है, लेकिन जो सड़क पर निकल रहे हैं, जो अप्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, वो बात पे भी आ रहा हूं मैं। वो बात आपने बहुत ही अच्छी कही है, हम सब लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का भी, भिजवाने का भी, उनको भोजन आदि, पानी, चप्पल, कपड़े, जो भी व्यवस्था हो पा रही है वो भी उनको कराई जा रही है। एक तरफ प्रशासन भी उनको व्यवस्था कर रहा है, हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट, लेकिन धरातल पर कुछ खरा उतरता नजर नहीं आ रहा। दिख रहा, लेकिन अब ऐसा है ना कि जैसे एक स्वभाव, जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति
भूखा नहीं मरना चाहिए। उस पर हम सब लोग उनके सैनिक के नाते से काम भी कर रहे हैं। अब एक विषय ये निकल करके आता है कि हम सब लोगों का जो ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर अगर हम चले, महाराष्ट्र से हमने देखा कि भाई एक रेला चला तो पीछे 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 फिर वो सारे चलते चले आते हैं। इसको भी समझने की, जो अभी सुधीर जी कह रहे थे कि या शैलेन जी कह रहे थे कि उनको उनके अंदर भी ये समझ होनी चाहिए कि इतनी घटना के बाद भी हमको कहीं रुकना चाहिए। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, एकदम से पूरी व्यवस्था करना, अगर वो यहाँ से चले भी जा रहे हैं। 50 दिन का समय बहुत बड़ा समय हो, 48 मैं मानता हूँ उनके लिए बहुत कठिन, खाना नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूँ बहुत कठिन, आदमी भूखा मर जाएगा। मैं मानता हूँ बहुत, तो क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ बहुत कठिन परिस्थिति है। समान, हमको मरना है। हाँ मैं मानता हूँ, तो घर में जाके क्यों ना मरे? मैं मानता हूँ, लेकिन घर में भी लोग घुसने के लिए आपत्ति कर रहे हैं। आप देखिए ना कि जब वो अपने गाँव में जा रहे हैं तो गांव के लोग भी उन पर आपत्ति कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि वो भी कहीं मेडिकल रिपोर्ट लेकर के चलें। सरकार जो व्यवस्था दे रही है उस व्यवस्था के अनुरूप देश के प्रत्येक जिलों में आदरणीय मोदी जी ने ये व्यवस्था दी है कि आप अपने जिले के अंतर्गत अपनी मेडिकल की जांच करा लीजिए और अपना आवेदन कर दीजिए। उसके आधार पर, संख्या के आधार पर आपको व्यवस्था दी जा रही है। तो जहां आप 50 दिन रुके हैं तहां थोड़ा सा और रुक के उस व्यवस्था के अंतर्गत आइए। जब आप अपने गांव जाते हैं वहां भी लोग आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा दिया हुआ आपके पास होगा। व्यवस्था मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको फॉलो भी करना होगा। हम लोग तो एक अपनी मानवता के कारण से और इंसान हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी है, किसी भी परिस्थिति में करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। और सरकार ने, चूंकि वो नागरिक है, तो सरकार ने उनकी सेवा करनी है। सरकार ये प्रतिबद्ध है, सरकार करेगी, वो भी अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास में जी प्रदीप जी, लेकिन प्रदीप जी मैं बधाई आपको जरूर दूंगा कि आपने ऐसी डिबेट कराई है कि जहां पर ज्यादा ना कोई लोगों में अपना आपसी वो करके जनता ने बहुत आराम से इस डिबेट को सुना है। जी मैं बधाई देता हूं प्रदीप जी आपको। जी भूधर नारायण मिश्र जी, जी भूधर नारायण मिश्र जी, कैसे रुकेगा ये काफिला? कोई आपके पास प्लान है, एक्शन प्लान है जो आप सरकार को साझा कर सके? ये तो सरकार का काम है कि ये काफिला की व्यवस्था करे, क्योंकि ये किसी व्यक्ति या कोई संस्था के सहारे नहीं हो सकता है। और ये सरकार अगर जागरूक हो तो जहां पर कहीं रोके, उनके रहने की, खाने की व्यवस्था करें। सरकार के साथ पे सबको काम करना पड़ेगा, लेकिन अकेले सरकार के जिम्मे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सरकार बिना सरकार के नियम, कायदे, कानून नहीं बनते हैं। कानून जो आता है वो सरकार लेके आती है, उसके हिसाब से हमको भी चलना पड़ता है, आपको भी चलना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर इन मजदूरों के बारे में और किसानों के बारे में, ठीक है, अभी तक मजदूर और किसान के लिए कोई बड़ा ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे हम समझें कि उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। और अभी जो जा रहे हैं अपने गांव में, सुरेंद्र मैथानी जी कह रहे थे गांव वाले उनको नहीं ले रहे हैं, लेकिन गांव के बाहर वो स्कूल में रुकते हैं। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। डिबेट थोड़ा सा मुड़ गई है। मैंने मेरे गांव में भी गए लोग, वरिष्ठ हैं, जी बहुत वरिष्ठ हैं कानपुर के। किसी की आलोचना नहीं करना चाहता ना, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं हालात को बता रहा हूँ, जो हालात हैं उस हालात को, चाहे योगी जी हो और चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये इतना मजदूर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरी तो इच्छा है कि योगी जी इसको उत्तर प्रदेश में रोक लें, यहीं पर उद्योग लगाएं। ये बेचारा जाए नहीं बम्बई, कलकत्ता। यही व्यवस्था योगी जी कर रहे हैं, यही व्यवस्था योगी जी कर रहे हैं। ये इतना बढ़िया अवसर है, इस समय चाहे तो अपने लेबर को यहाँ रोक के यही व्यवस्था आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, यही व्यवस्था आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, और यही व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। योगी जी का यही समर्पण आपको दिखाई देगा, यही सरकार आपको गरीबों को समर्पित दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम चलते चलते आपको एक अच्छी खबर बता दें कि कोरोना से जो पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, अब जिसने दर्द दिया है वही दवा देने के लिए भी तैयार है। चाइना में दवाई खोजने का दावा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि 4 प्रकार की एंटीबॉडी इंजेक्ट करनी पड़ेगी मानव के शरीर में, और ये 4 प्रकार की एंटीबॉडी 2 इस कोरोना वायरस से चिपक जाएंगी और 2 उसके अगल बगल में रहेंगी। वो जो 2 एंटीबॉडी कोरोना से चिपक जाएंगी वो इसके स्पाइक को खत्म कर देंगी, जिससे कि वो
मानव शरीर में ना चिपक सके, बाकी की 2 एंटीबॉडी उसको किल करेगी। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। कितनी सफल होगी ये अभी देखना बाकी होगा, लेकिन पूरे देश में, हमारे देश में और दुनिया में काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना की महामारी से छुटकारा मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।